गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब का, टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जेएनवी एंड आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतने जोर शोर से स्वागत किया आपने मेरा, और आज के शुभ अवसर के ऊपर आपने राव तुलाराम जी की मूर्ति के अनावरण का मुझे गौरवान्वित पल अपने जहन में याद रखने को दिया है। आज मैं शायद आज से 2-3 दिन पहले की बात है, प्रिंसिपल साहब का मेरे पास फ़ोन आया था कि एक करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन सेशन है, उसमें आपने ज़रूर आना है। तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आए कि क्या मैं जेएनवी के बच्चों को, क्या उनके साथ अपने अनुभव अपने साझा कर सकूं कि उनकी आने वाले जीवन में काम आए। तो मैंने बहुत 2-3 दिन इस चीज़ के ऊपर मंथन किया। चूँकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, मैं 2009 में जब एनआईटी कुरुक्षेत्र में अपना एडमिशन लिया था, तब से मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हैं, तीन फ्रेंड हैं मेरे, और वो तीनों जेएनवी स्कूल से हैं, और उनके साथ में आज भी वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो इसलिए मैं जेएनवी के साथ एक लगाव वैसे ही महसूस करता हूँ, बहुत गहरा लगाव, क्योंकि शायद इतनी कहानियाँ एक जेएनवी के स्टूडेंट ने भी जेएनवी की नहीं सुनी होंगी जितने मैंने सुनी हैं उनके आसपास रह के। उनके स्पोर्ट्स कंपटीशन से लेके हॉस्टल लाइफ के बारे में और टीचर्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो आप लोगों को मैं अपने कुछ अनुभव साझा करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं आज भी विद्यार्थी जीवन जी रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा। मैं आज भी, मेरा अध्ययन जारी है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ अनुभव साझा करूँगा जो हो सकता है आपके कुछ लोगों के जीवन में किसी डगर के ऊपर ज़रूर काम आएंगे। सबसे पहले मैं बिल्कुल भी संकोच महसूस नहीं करता कि मैं एक बहुत ही कम रुचि रखने वाला पढ़ाई लिखाई के अंदर विद्यार्थी होता था। 4th-5th क्लास तक, 5th क्लास तक मेरे खेलने कूदने में ही बहुत रुचि रहती थी। मैं पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहता था और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। 4th क्लास में तो मुझे याद है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था, और मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर साइन कर दिया, और मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। तो एक खास इंसिडेंट है जो मैं बताऊंगा, कैसे विद्यार्थियों के जीवन में टीचर्स का कैसे उनके जीवन को शेप करने में, उनकी लाइफ को, आने वाले टाइम को कैसे शेप करता है उनका मार्गदर्शन, उनसे जुड़ी हुई कुछ मैं आपको बात साझा करूंगा। मैं शायद 5th क्लास का स्टूडेंट होता था। एक नारनौल के अंदर एक स्कूल है, माता मरियम जनसेवा स्कूल, उसका मैं विद्यार्थी होता था। तो 5th क्लास में मैं था, और मुझे याद है हमारे इंग्लिश के अध्यापक ने एक हमसे टेस्ट लिया था हमारा। उस टेस्ट के अंदर शायद गलती से मैं अपना नाम लिखना भूल गया था उस टेस्ट के ऊपर। तो जिस दिन वो उनका इवैल्यूएशन के बाद वो बांट रहे थे बच्चों में, तो लास्ट में 2 टेस्ट पेपर बच गए थे जो कि किसी बच्चों ने अपना नाम नहीं लिखा था, उनमें मैं भी एक था। तो उन्होंने कहा, टीचर ने पूछा कि ये किसके हैं, ये एग्ज़ाम पेपर्स किसके हैं, ये जो पेपर्स हैं वो। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैं वो वहाँ गया, तो मैंने देखा कि आज तो सर की मार पड़नी तय है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरे ये जो सब ज़्यादा मार्क्स इन दोनों में से वो पेपर मेरा है। तो मैं लेकर आ गया। उस दिन तो मैं बच गया, टीचर ने कुछ नहीं कहा मुझे। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्टूडेंट जो दूसरा एब्सेंट था वो वापस आया क्लास में नेक्स्ट डे, तो उसने कहा कि सर मेरा टेस्ट तो ये नहीं है, ये दूसरा है। तो सर को बहुत गुस्सा आया मेरे ऊपर। उन सर का नाम था श्री चेतन मचादो। तो अब मार पड़नी तो तय थी। सर ने बुला के मेरी डंडों से खूब पिटाई की और मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। तो क्लास के बाहर खड़ा कर दिया तो मुझे बड़ी संकोच महसूस हुआ। आते जाते अध्यापक पूछ रहे थे मुझसे, क्यों भाई ऐसा क्या किया आपने कि आपको बाहर खड़ा कर दिया। अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने झूठ बोला था, मैं बता भी नहीं सकता किसी को। तो मैं गर्दन नीची करके खड़ा रहा उस पूरे पीरियड के टाइम पे। पर मैंने मन में एक प्रण जरूर लिया। मैंने प्रण लिया कि मैं नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा, जो भी सर लेंगे, उसमें मैं क्लास में टॉप करूंगा। और मैंने ये प्रण लेके मैं घर पे आया उस दिन, और उसके बाद से मैंने अपनी इंग्लिश के अंदर मेहनत शुरू कर दी। क्रिकेट को खेलना कूदना ज़्यादा समय तक मैंने छोड़ दिया, और मैंने पढ़ाई में अपनी रुचि बनाई। और नेक्स्ट टेस्ट में मैंने क्लास में टॉप भी किया।
और सर उतना खुश हुए मेरे परफॉर्मेंस से उस टेस्ट में कि सर ने मेरे को क्लास का मॉनिटर बनवा दिया, कि सबसे शरारती बच्चे जो कम पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता था वो एकदम से क्लास का टॉपर बन गया। तो सर ने मेरे को क्लास मॉनिटर बना दिया। और शायद वो पल था, वो रिकग्निशन था, जो छोटा सा रिकग्निशन एक टीचर ने मुझे दिया था क्लास मॉनिटर बनाने का। उसके बाद मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में मैं अपना अच्छा करता गया, आगे बढ़ता गया। तो ये एक छोटा सा था, एक पल था जीवन में जो कि एकदम बदलाव का पल था और जिसने मेरे आने वाले जीवन को सारा शेप किया। मुझे लगता है कि उस टीचर का रोल आज तक भी मुझे याद है। कैसे जब भी 3-4 साल के बाद वो स्कूल में आए थे, मैं उनसे बहुत मार्मिक रूप में उनसे मिला। मैं आज भी बहुत जहन में याद करता हूँ कि एक जो अध्यापक थे जिनकी वजह से आज शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो वो सर हैं। तो शायद पहली सज़ा जो उन्होंने मुझे दी थी और उस सज़ा ने कैसे मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। कुछ सालों उपरांत जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हम चले गए। तो जैसे सर ने बताया था कि 12th के बाद मैंने NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। तो बीटेक करने के बाद वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ। एमेड्यूस लैब्स नाम की एक कंपनी है, बेंगलोर में है और स्पेनिश कंपनी है। वो एयरपोर्ट हैंडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करती है वो। उस टाइम पे मेरा काफ़ी अच्छा पैकेज लगा था और मैं बेंगलोर चला गया था। बेंगलोर जाने के बाद एक दिन ऐसे ही बोरियत महसूस हो रही थी जीवन में। तो मैंने बैठे बैठे आर्मी के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, सिर्फ समय को व्यतीत करने के लिए। मेरा कोई इरादा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेना ज्वाइन भी करूँगा। देखो इस मेरी कहानी के पीछे बहुत सीख हैं जो आप सीख सकते हो कि कैसे जीवन में आप आने वाली सामने चुनौतियों को एक सफलता की कहानी में बदल सकते हो। तो मैंने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया। बेंगलोर में बैठा था मैं अपनी डेस्क पे, वो फॉर्म अप्लाई करके मैं भूल भी गया क्योंकि मैंने वो बड़ा कैजुअली भरा था। मैं लापरवाही के साथ मैंने भर दिया और मैं सबमिट करके भूल गया। ये बात थी जुलाई 2013 की। 2-3 महीने बीत गए। उसके उपरांत मेरा थोड़ा पर्सनैलिटी वैसा नहीं था कि मैं एक डेस्क जॉब पे बहुत रुचि लेके काम कर पाऊँ, क्योंकि मेरी थोड़ी आउटगोइंग पर्सनैलिटी थी। हमेशा से ही बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था और काफ़ी सामाजिक भी था, काफ़ी था, सोशलाइज ज़्यादा करता था, थोड़ी ओपन पर्सनैलिटी का था। फिर मैं भूल गया, मैं अपने कार्यों में व्यस्त हो गया और शायद अक्टूबर लास्ट वीक की बात है, 2013 की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ इंडियन आर्मी की तरफ से कि आपका SSB शेड्यूल किया गया है 15 दिसंबर को। तो ये अचानक देख के मैं जिस चीज़ के बारे में भूल चुका था, मैं बड़ा उत्साहित हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी सामने आ गई है। पर मेरे पास समय बहुत कम था, मैंने कभी तैयारी भी नहीं की थी, मैंने कभी सोचा नहीं था इंडियन आर्मी में जाने का। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने ये एकदम क्राइसिस वाली सिचुएशन थी। 45 डेज में आपको एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है और जॉब भी कर रहे हो आप साथ में। फिर मैंने कुछ दोस्तों की मदद, जैसे मैंने बताया था एक JNV के मेरे फ्रेंड होते थे दीपक रेडू नाम के, जीन खुंगा कोठी JNV से पढ़े थे वो। आप लोगों ने सुना है खुंगा कोठी का नाम? जीन JNV के वो स्टूडेंट थे। तो उन्होंने 2-3 बार SSB दिया था, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया और मैं थोड़े से टाइम में फोकस के साथ मेहनत करके अब मैंने उसमें SSB में, मैंने आज तक किसी को ये बात नहीं बताई है, बट मैं अपनी SSB में ऑल इंडिया रैंक 1 भी था उस कंपटीशन में। अब सीखने की बात ये है कि कैसे मैं वो सब 45 डेज में कैसे अचीव कर पाया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके कैसे मैं ऑल इंडिया रैंक 1 तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, बहुत कम समय में, बहुत कम तैयारी के साथ, बिना किसी गाइडेंस के। वो उन सब में 2-3 बातें हैं, तो मैं उनको आपको एक छोटे से एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। उसके लिए मेरे को 2 वॉलंटियर्स चाहिए, कोई भी 2 वॉलंटियर्स हाथ खड़े करो, ठीक है? एक आप आगे से ही खड़े हो जाओ गुड़िया, हाँ आ जाओ। आप वहीं पे रहो। आपको मेरे पास आने के लिए ना 1 मिनट का समय है। आपको यहाँ आना है और मेरा ये पेन जो रखा है मैंने, आपको ये उठाना है। 1 मिनट का समय है आपके पास।
1 मिनट से पहले नहीं आना, 1 मिनट का पूरा समय लेके आपको यहाँ आना है। आइए, समझ गया ना? धीरे धीरे आ जाओ, आ जाओ, ले लो, उठा लो। ठीक है, ठीक, पेन वापिस रख दीजिए। अब वापिस जाइए वहीं पे अपनी जगह पे, रख दो। आप भी वहीं खड़े हो जाओ, दीदी के साथ खड़े हो जाओ, वहीं पे खड़े रहो आप। अब आपको सेम एक्टिविटी करनी है और आपके पास सिर्फ 7 सेकंड का वक्त है। स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू। अब आप जाइए अपनी सीट पे। अब आप गुड़िया मुझे बताइए एक बात, कि जब आप पहली बार जब आपको यहाँ पे बुलाया, आपको कहा कि 1 मिनट का समय है आपके पास, तो आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? क्या सोचा आपने? आप बताइए, आप ही बताइए, क्या सोचा आपने? आपको मैंने 1 मिनट का समय दिया था वहां से यहाँ तक आके पेन उठाने के लिए, क्या सोचा आपने उस वक्त में? क्या विचार आया? बहुत सारे विचार आए होंगे आपके मन में, है ना? धीरे जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं, है ना? कितनी तेज चलूं यहाँ से, कब मैं वहां पहुंचूंगी, है ना? और जब मैंने आपको 7 सेकंड का वक्त दिया तब क्या सोचा आपने? क्या विचार आया? जल्दी से दौड़ के आ जाओ, है ना? ध्यान इधर उधर नहीं गया, कोई और विचार भी नहीं गया। तो ये सेम हमारे सब लोगों के साथ होता है जीवन में। जब भी हमें कोई लक्ष्य हासिल करना हो और हमारे पास वक्त कम हो, तो आप हमेशा एकदम फोकस्ड हो जाओगे। आप देखोगे आपका कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस आपकी बहुत इंक्रीज हो गई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और जब आपके पास समय की अधिकता होती है तो आपका ध्यान डगमगाता रहता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। जैसे एग्ज़ाम पेपर में जब आप बैठते हो और आपके पास 1 घंटा आखिर का बचा होता है 3 घंटे में जाने के बाद, और आपके पास एक ही क्वेश्चन होता है, तो आपका दिमाग कहाँ कहाँ जाता है ना? जाता है ना दिमाग, कि पहले वाले आंसर्स भी चेक कर लेती हूँ, आगे पीछे भी एक बार देखने की कोशिश करती हूँ किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, है ना? टीचर क्या कर रहा है ना? टीचर ने चाय पी नहीं पी। तो पर वही सिचुएशन में अगर हमारे पास 10 मिनट शेष हों और हमारा एक आंसर लिखना बाकी हो, तो क्या हमारा ध्यान जाता है? नहीं जाता ना। तो इससे सीखने को ये मिलता है हमें कि जीवन में हमेशा जब भी आप गोल अपने लिए सेट करो तो उनको एक टाइम लिमिट के अंदर सेट करो। अगर जब आपने टाइम लिमिट, और कम से कम उस टाइम लिमिट को रखो कि इस समय के अंदर मुझे इतना पढ़ाई करना है अपना। अगर आप टाइम लिमिट सेट रखेंगे तो आप देखोगे कि आपकी पढ़ाई करने का फोकस, कंसंट्रेशन आपका बहुत अलग दर्जे का होगा। आप आराम से अपने लक्ष्य को अचीव भी कर लोगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अपने एग्जाम्स में, अपने पेपर्स में। तो यही था, उस टाइम पे समय कम था, तो मैंने अपना सेट लिमिट बनाया कि मुझे ये सब तैयारियां करनी हैं, और उन स्टेजेस को मैं पार करता गया तो मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं जानता हूँ एग्ज़ाम को कि मुझे क्या करना है, क्या अचीव करना है, मुझे क्या बोलना है, कैसे मुझे कंडक्ट रखना है अपना सारे टेस्ट के दौरान। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि मेरा साथ दे रही थी, जिसने मुझे सफल बनाया, वो था एक मेरा अच्छा मित्र दीपक रेडू, जैसे मैंने बताया था। तो अच्छे मित्र जीवन में उतने ही ज़रूरी हैं जितने अच्छे गुरु और एक अच्छा परिवार, क्योंकि हो सकता है आपको उतने अच्छे से आप अपने इमोशंस को, अपनी बातों को परिवार के साथ या गुरुजनों के साथ शेयर ना कर पाते हो जितना एक अच्छे मित्र के साथ शेयर कर पाएंगे, जितना अच्छे से आप उसकी बात समझ पाएंगे, जिसको आप अपनी बात समझा पाएंगे। तो इसलिए जीवन में अच्छे मित्रों का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छे टीचर्स का, अच्छी फैमिली का और एक अच्छे एनवायरनमेंट का। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी संगति बनाइए जो आपको आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे, ना कि आपको इधर उधर अपने रास्ते से भटकाए। कुछ होते हैं ना दोस्त हमारे, कोई मतलब इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, पर कुछ दोस्त होते हैं जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं आजा खेलने चलते हैं, है ना? आजा चल ये एक्टिविटी करते हैं, आजा चल गाने सुनते हैं, है ना? और कुछ दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि हाँ तू पढ़ रहा है तो चल मैं भी पढ़ता हूँ थोड़ी देर, है ना? तो आपको अपने दोस्त ऐसे चुनने हैं जीवन में जो आपको मदद करें हमेशा आपके लक्ष्यों को हासिल करने में,
और आपको एक सफलता की सीढ़ियां चढ़वाने में, ना कि आपको पीछे नीचे ड्रैग करें वो लाइफ में। हमेशा ऐसे दोस्तों को आप चयन करो। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फिर आर्मी में ज्वाइन कर लिया मैंने। पर कभी मैंने सोचा नहीं था आर्मी में जाने के बाद मैं कि आर्मी छोड़ दूंगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं जीवन में जो कुछ किया मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। जैसे जीवन का दौर आता गया, मैं मेहनत करता गया और उसी राह में आगे बढ़ता गया और अलग अलग चीज़ें होती रही। मैंने कभी प्लानिंग नहीं की थी। सबसे पहले मैंने कभी प्लानिंग नहीं की थी कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। इंजीनियरिंग की तो मैंने कभी प्लानिंग नहीं किया था कि मैं आर्मी भी ज्वाइन करूंगा। उसके बाद आर्मी के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं छोड़ के सिविल सर्विसेज में आ जाऊंगा। पर जैसे वक्त आता गया, मैं अलग अलग उस समय की ज़रूरत के हिसाब से अपने फैसले लेता गया और आगे बढ़ता गया। तो आर्मी में जाने के बाद हमारे कमांडो कोर्स के ऊपर मेरे को थोड़ी सी राइट नी में अपने इंजरी हो गई थी। उसके बाद मैंने तय किया कि नहीं, अब शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा भारतीय सेना में। तो मैं तयशुदा नियमों के हिसाब से मैं सेवानिवृत्ति इसमें आर्मी से ले लूंगा और सिविल्स की प्रिपरेशन करूंगा। ये बात मैंने 2016 में सोच ली थी। इस चीज़ से क्या सीखते हैं आप? क्या सीख पाए मैंने जो डिसीजन लिया था लाइफ में? कोई एक बच्चा बताए, 11वीं क्लास का बच्चा कोई बताए मुझे। 11वीं क्लास का है, हाथ खड़े करो। 11वीं क्लास नहीं है? क्या समझ पाए? सर कभी रुकना नहीं चाहिए, अपना लक्ष्य फिक्स रखना चाहिए, पाथ बदलना पड़े अपना। बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? कृष्ण ने बिल्कुल सही बताया, लाइफ में रुकना नहीं चाहिए कभी। आप, वो एक कहावत है ना, लाइफ विल गिव यू लेमन्स एंड मेक लेमनेड एंड एंजॉय। तो जीवन आपको पता नहीं क्या क्या उतार चढ़ाव देगा। आप उन उतार चढ़ावों के बीच में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश कीजिए। जैसे मुझे चोट लग गई थी तो उस टाइम मेरा डिसीजन एकदम क्लियर था कि अगर मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, भारतीय सेना को, तो मुझे इसमें रहने का कोई हक नहीं है। मैं वहीं रहूंगा जहां मैं अपना 100% दे पाऊं। तभी मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना 100% सहयोग दे पाऊंगा। अदरवाइज मैं कुछ और चुन लूंगा। तो वहां आपको लाइफ, जब भी आपके सामने क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, आपको लगेगा कि यार ये क्यों हुआ लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। मैंने इतनी मेहनत की थी, 1 साल की बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद आप कमीशन होते हो सेना में, उसके बाद आपको चोट लग जाती है तो आपको मनोबल एकदम टूट जाता है। पर जीवन में कभी हार नहीं माननी है। हमेशा सोचना है कि इस क्राइसिस में, इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आप एक अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो 2016 में ही मैंने तय कर लिया था कि मैं इंडियन आर्मी में जितने कम समय रह पाए उतने ही रहूंगा और आगे अपने लिए जो है कुछ और बेहतर करने की सोचूंगा जिंदगी में। उसके बाद मैंने 2020 में सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसके 2020 में आने के बाद कोरोना का वक्त शुरू हुआ। कोरोना महामारी याद है सबको? सब लॉकडाउन लग गया था, सब बच्चे मजे कर रहे थे घर पे, है ना, टीवी देख रहे थे। नहीं, स्कूल तो बंद हो गए थे आप लोगों के, हो गए थे ना? सब लोग एंजॉय कर रहे थे, क्लासेस बंद हो गई थी, है ना? तो उन दिनों मैं जस्ट आया ही था, मार्च 2020 के अंदर मैं घर पहुंचा था और उसके 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उस प्रिपरेशन भी मेरे लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लाइफ में ना आप रिस्क लेना ज़रूर सीखें। अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम कर सकते हैं। ऐसा शायद जिसके अंदर ये विश्वास है कि वो परिश्रम से नहीं डरता, वो जीवन में कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां एक ही पल के अंदर विश्वास ठान लेगा अपने मन में कि मैं, कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा है, कोई भी बड़ी से बड़ी मंजिल है, मैं पा जाऊंगा। तो ये विश्वास अपने अंदर जरूर जगाना है आपने, और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखना है, क्योंकि रिस्क लिए बिना जीवन में कोई भी आप ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले एवरेस्ट कौन चढ़ा था? क्या नाम था उनका? तो अगर एक बात सोचिए आप, वहां पे 8,800 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, क्या रिस्क नहीं है जाने में? उन्होंने रिस्क लिया तभी तो वो अपना नाम बना पाए जीवन में। तो रिस्क हर चीज से जुड़ा है, आप कभी मत घबराएं।
सिर्फ मन में विश्वास रखें, मेहनत रखें, अपने गुरुजनों का साथ रखें, उनका मार्गदर्शन में आप चलते रहें। जीवन में आप ज़रूर ऊंची कामयाबियों को हासिल करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।